हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? जाहिर सी बात है, आप सभी वीडियो देख रहे हैं, मैथ पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके सभी के क्लास टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि अब आपको कक्षा 6, 7 और 8 सभी को मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो सभी उन सभी छात्रों के लिए है जो लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और हम आज अपना मैथ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जितने छात्र, ये वीडियो इसमें लिखा हुआ है सामने आप देख सकते हैं कि क्लास 6 प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, दो टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सभी बच्चों, जो कक्षा 6 के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी को, जिनके क्लास टीचर्स ने, आप सभी के क्लास टीचर्स ने आपको बता दिया होगा कि आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और जो सवाल कराए जाएंगे वो सवाल आपको, सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और उसके बाद इसी वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क भी करने के लिए दिया जाएगा। तो जो हम होमवर्क आपको देंगे वही आपको अपने क्लास टीचर को क्या करना है, वही आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और अपने क्लास टीचर को पर्सनल नंबर पर व्हाट्सएप करके उनसे चेक कराना है। तो ये सभी आज का हमारा यही रहेगा। तो क्लास 6 के अलावा मैं सभी उन स्टूडेंट्स जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी मैं बता दूं कि ये एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों बुक से के मिक्स टॉपिक है, और ये एनसीईआरटी का सीटेट का फुल सिलेबस है। तो सीटेट वाले सभी छात्र इसको ध्यान से देखें, क्योंकि इसी से पेडागोजी और इसी से न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो इसी सीरीज में हमारे वीडियोज आएंगे। तो कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हम पूरा चैप्टर वाइज सोल्व करेंगे। तो सभी छात्र अपना पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ नोट करते हुए चलेंगे। और मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि हम कक्षा 6 आज शुरू कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर, कक्षा 6। तो गाइस, सबसे पहले पहला वीडियो है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। तो कक्षा 6 में 6 ही यूनिट मैथ में दी गई हैं। तो पहली यूनिट है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। दूसरी है वाणिज्य गणित। तीसरी बीजगणित। चौथी इकाई यानी कि इकाई ज्यामिति, यानी कि चौथी यूनिट ज्यामिति है। पांचवी क्षेत्रमिति, और छठी यूनिट है हमारी सांख्यिकी। कुल मिलाकर 19 चैप्टर हैं और कुछ बाकी के क्वेश्चन हैं। तो एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज हम सभी सोल्व करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले छात्रों, आपके क्लास टीचर ने आपसे बोल ही दिया होगा जहां तक है। और गाइस, जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके कक्षा अध्यापक ने आपको नहीं बताया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में करके देखना स्टार्ट करना है और अपना पेन और कॉपी लेकर नोट करते हुए चलना है। तो आई ऑल गाइज बिलोंग टू सीटेट, प्लीज नोट करते हुए चले। आप भी पेडागोजी और न्यूमेरिकल दोनों यहीं से आएंगे। तो सभी छात्रों को उनके क्लास टीचर ने कहा होगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देंगे, ताकि कल का वीडियो आपको टाइम से मिल सके और आप समय से अपना होमवर्क कर सकें। तो आज का गाइस वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन कल से आपको टाइम से वीडियो मिल जाएगा। और सभी को अपना होमवर्क डेट वाइज अपने क्लास टीचर को दिखाना है। तो आज हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, कक्षा 6 इकाई 1 है ये। और इसमें हम दो चीज, इसमें कुल मिलाकर कक्षा 6 में 5 टॉपिक्स दिए गए हैं: प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, गुणनखंड और गुणज, भिन्न और दशमलव। तो आज हमने उसमें दो टॉपिक एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। आधा घंटे की कम से कम आपकी क्लास होने वाली है। तो आप अपना पानी वगैरह पी के बैठिए और कॉपी और पेन लेकर शुरू हो जाइए। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, एक तो आप क्लास में अपने ऐसे बोर्ड पर पढ़ते हैं, गिनने के लिए उपयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं। तो आपको स्क्रीन पर देखकर लग रहा होगा कि बिल्कुल आप अपनी कक्षा में बैठे हैं। तो हम आपको आपकी कक्षा जैसा ही एहसास कराएंगे और बिल्कुल आपको डिजिटल तरीके से पढ़ाएंगे। तो गाइज, सबसे पहले सभी प्यारे बच्चे नोट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक, पहला चैप्टर है इकाई 1 से, संख्या पद्धति से, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं। तो इसकी परिभाषा आप नोट कर लेंगे। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं? तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, यानी कि आगे तक जहां तक भी। तो सारे बच्चे, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्हें प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं। प्राकृतिक
वो सभी चीजें जो हमें प्रकृति से मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं के विषय में हम जानते हैं कि इनका कार्य गणना के में प्रयुक्त करते चला रहे हैं। आप भी गिनते हैं, आपके पिताजी भी किसी चीज को जरूर बचपन में गिना होगा, उनके पिताजी भी किसी चीज को गिनते गिनते होंगे। तो पुराने टाइम से ही क्या है, हम गिनते चले आ रहे हैं। मान लीजिए आपके पिताजी आज आपके लिए एप्पल्स लेकर आते हैं, तो आप कैसे गिनेंगे? एप्पल्स को गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे जितने एप्पल होंगे आप वहां तक गिनते चले जाएंगे। तो गिनने में आने वाली जो संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। और तो 1 से शुरू होती है, तो जहां से शुरू होती है वो क्या होती है? सबसे छोटी। और जहां खत्म होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी। लेकिन प्राकृतिक संख्याएं बड़ी, सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती। संख्याएं अनंत तक चलती रहती हैं, कहीं तक भी आप उनको गिन सकते हैं। तो लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। तो ये चीज आप सभी प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 होती है। लिख लीजिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं, तो प्राकृतिक संख्याओं की अगली जो संख्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई एक प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें प्राकृतिक संख्याओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं क्रमानुयायी संख्याओं के। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्रमानुयायी। तो क्रमानुयायी संख्या मतलब क्रमानुयायी मतलब क्रमानुसार, क्रम से। तो जो अगर आपके पास कोई एक प्राकृतिक संख्या है, दी गई है आपके पास कोई एक प्राकृतिक संख्या है, आपको उसकी क्रमानुयायी संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे? आप उसमें सिर्फ 1 जोड़ देंगे। मान लीजिए आपके पास एक संख्या है 5 और आपसे पूछा जाता है कि 5 की क्रमानुयायी बताइए। तो सीटेट रिलेटेड बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे इस वर्ड को, क्रमानुयायी। एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्रमानुयायी जैसे शब्द जिनका हमें पता भी थोड़ा कम ही होता है, तो पेडागोजी में ऐसे ही शब्दों का यूज किया जाता है। तो 5 की क्रमानुयायी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 में सिर्फ 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6। तो 5 की क्रमानुयायी क्या होगी? 6 होगी। तो जिस किसी संख्या के बाद 1 जोड़कर कुछ आ जाए तो क्या होगी? क्रमानुयायी। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। इसका मतलब 1 से पहले कुछ भी नहीं होता। तो 1 क्या है? 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं होता है। आप ये सब भी बच्चे लिख लेंगे कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं होता है। लिख लिया सभी छात्रों ने? नोट कर लीजिए। 3 बातें मैंने आपको बोली कि क्रमानुयायी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या में 1 जोड़ देंगे तो उसकी प्राकृतिक संख्याओं की क्या निकल आएगी? क्रमानुयायी संख्या। 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं होता। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और एक और पॉइंट इसमें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपको ये राइट रॉन्ग सही गलत ट्रू फॉल्स में हम आपसे आगे यही क्वेश्चन, इसी तरह यहीं से क्वेश्चंस आपको आगे बनेंगे, तो आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए। आपको यहीं से क्या है, होमवर्क में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का क्रमानुयायी नहीं है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। और किसी संख्या का क्रमानुयायी निकालने के लिए क्या करते हैं? उसमें 1 जोड़ते हैं। तो हिंदी भाषा में अंकों एवं बड़ी संख्याओं का उच्चारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। जो 0 होता है उसको क्या बोलेंगे? शून्य। 1 को बोलते हैं इकाई। अब कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 5 4 3 2 ऐसे करके, तो जो सबसे पहला पद होगा उसको क्या बोलेंगे? उसी को इकाई बोलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख पा रहे होंगे किसको क्या, क्योंकि ये सिर्फ एक पद वाली संख्या है, इसमें एक ही पद है। 6 सिर्फ एक है, जैसे सिर्फ 6, तो कितने अंक लिखे हुए हैं? 1 अंक। 9 के बाद 8 9 हो गया, इसके बाद आ जाता है 10। अब 10 में कितने अंक हैं? 1 0 और 1 1, तो कितने अंक है इसमें? 10 में कितने अंक हैं? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे दाई। जिसमें 1 अंक है उसे क्या बोलेंगे? इकाई। देखिए, जिसमें 1 अंक है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इकाई। जिसमें 1 अंक हो, 1 अंक वाली क्या होगी? इकाई होगी।
और 2 अंक वाली क्या होगी, 2 अंक वाली दाई। अगर 3 अंक हैं, 3 अंक हो जाते हैं, 1 1 1, मान लीजिए 111 एक आपके पास लिखी हुई एक संख्या है 111, तो इसमें कितने अंक हैं, 1 2 और 3। तो 3 अंक वाली संख्या का क्या तीसरे अंक स्थान पर जो क्या होगी उसे बोलेंगे सैकड़ा। ऐसे ही अगर आपके पास 4 अंकों की एक संख्या है तो चौथे स्थान पर जो संख्या है दाएं से बाईं तरफ चलने पर वो क्या कहलाएगी, हजार। उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख या 1 लाख बोलेंगे इसे, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, फिर 10 करोड़, उसके बाद अरब, फिर 10 अरब, फिर 1 खरब, फिर 10 खरब। एक बार फिर से देखेंगे, इकाई के बाद आता है दाई, सैकड़ा, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़। तो हिंदी में संख्याओं को लिखने और पढ़ने की जो प्रणाली है वो क्या है, वो यही है कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो ऐसे ही हम इसको क्या करते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो सबसे बाद वाली संख्या है 10 खरब, अब इसको देखिए तो हाँ, क्या इसमें इस भारतीय प्रणाली, आप सभी क्या छात्र पढ़ रहे हैं, भारतीय प्रणाली, संख्याओं को लिखने की भारतीय प्रणाली में संख्याओं के जो समूह है, जैसे एक आपके पास ये संख्या लिखी हुई है यहाँ पर 10 खरब जो लाइन के नीचे है, तो इसमें अंकों को क्या किया जाता है, समूहों में विभक्त कर लिया जाता है, समूहों में बांट लिया जाता है। जैसे इकाई, ढाई और सैकड़ा के लिए 3 अंक स्थानों के बाद एक कोमा लगा दिया जाता है। आप देखिए यहाँ पर एक कोमा लगा हुआ है। फिर उसके प्रत्येक बाद जिसमें दाएं से प्रारंभ करेंगे तो 3 अंकों पर इकाई, देखो इकाई पर, हजार पर, लाख पर, करोड़ पर और खरब पर, ऐसे लिखते चले जाते हैं। और शुरू में सिर्फ इकाई, ढाई और सैकड़ा के बाद तीन तीन अंकों के बाद, 3 स्थानों के बाद एक दशमलव कोमा लगाएंगे, और फिर प्रत्येक 2 स्थान के बाद एक कोमा लगाते चले जाएंगे, क्योंकि हजार फिर 10,000 होता है, फिर लाख और 10 लाख होता है, करोड़ और 10 करोड़ होता है, हर पद में 2 होते हैं, जैसे लाख और 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इस तरीके से। तो इकाई, ढाई और सैकड़ा को छोड़कर बाकी सब में 2 2 के बाद कोमा लगते हुए चले जाएगा। तो किसी भी संख्या का, तो आपको गाइस समझ में आ गया होगा भारतीय संख्याओं को भारतीय प्रणाली में लिखने की विधि। तो उसके बाद हम देखेंगे संख्याओं का जातीय मान। तो संख्याओं का जातीय मान क्या होता है, संख्याओं का जातीय मान, तो किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान या लोकल वैल्यू, या इसको बोलेंगे, सॉरी इसको हटाइए, पेन लाइए, फेस वैल्यू, VALUE, तो इसको क्या बोलेंगे गाइस, इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। तो इसी को क्या बोलेंगे, जातीय मान या लोकल वैल्यू या फेस वैल्यू भी इसको बोला जाता है। यह उसका अपना मान होता है। मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए की कितना मान है, 10 का मान, वो नोट 10 का है तो 10 ही रुपए का होगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो वो कितने रुपए हैं, 100 रुपए का नोट है तो 100 ही रुपए। तो ऐसे ही अगर संख्या कोई भी किसी भी स्थान पर लिखी हुई क्यों ना हो, तो उसका जो जातीय मान होगा या उसका जो फेस वैल्यू होगी या उसकी जो पृष्ठ वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वही होगी जो दिखेगी। तो 7 का मान, जातीय मान 7, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, क्योंकि 7 को जैसा, देखिए जिसकी जैसी शकल उसका वैसा ही जातीय मान। 7 की शकल 7 जैसी है तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 का जातीय मान 7 और 3 का जातीय मान 3 ही। इसके बाद देखते हैं स्थानीय मान। तो सभी छात्र जानते हैं कि जैसे जैसे पद बढ़ता है, जैसे जैसे स्थान ऊंचा होता जाता है, तो वैसे वैसे ही उसका क्या होता जाता है, मूल्य बढ़ता जाता है। तो किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान इस बात पर निर्भर करता है कि वह अंक दी गई संख्या में किस स्थान पर है। तो जिस स्थान पर वो अंक होगा उसकी वैल्यू, उसका स्थानीय मान उतना ही होगा। मान लीजिए एक आदमी प्रधान है,
या आप अपने स्कूल में देखिए, एक आदमी चपरासी है, फिर एक अध्यापक है, उसके ऊपर एक हेडमास्टर यानी कि आपके प्रिंसिपल सर, बड़े सर या गुरुजी जो भी आप बोलते हैं, प्रिंसिपल सर वो हैं, उनके ऊपर एक कॉलेज ओनर है या स्कूल का मालिक है। ऐसे ही तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? जो मालिक है। उनके नीचे कौन होगा? तीसरे स्थान पर प्रधानाचार्य, फिर अध्यापक, फिर चपरासी। ऐसे ही करके सभी की क्या होती है? स्थान वैल्यू, मतलब जो जिस स्थान पर है उसका वही क्या होता है? अंक स्थान के अकॉर्डिंग उसका स्थानीय मान होता है। जिस स्थान पर होगा उसी का वो स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? अब ये आपको देखना है। किसी दी गई संख्या में इकाई के अंक का स्थानीय मान। आप सभी संख्याओं में इकाई का अंक और दहाई का अंक ये सब सीख ही गए होंगे। मैं एक बार आपको फिर से लिख के बताऊं कि जैसे कोई संख्या है 5 2 4 3 3 2 1, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक होगा 1, दहाई का अंक 2, सैकड़े का 3, हजार का 4, 10,000 पर 5, 1 लाख पर 2 और 10 लाख पर 5। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो आप इनको क्या हम समझ गए होंगे कि इकाई पर कौन है, दहाई पर कौन है, सैकड़े पर, हजार पर, 10,000 पर, लाख पर, 10 लाख पर, और कौन किस स्थान पर है। तो देखेंगे इकाई के अंक का स्थानीय मान, मतलब जो इकाई अंक के स्थान पर है, तो इकाई का अंक लिखेंगे और उसमें गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि वो इकाई के स्थान पर है। इकाई मतलब 1, क्योंकि एक अंक की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? इकाई संख्या। तो इकाई का अंक जो इकाई के स्थान पर संख्या में अंक दिया है वो, और गुणा करेंगे 1 से। दहाई का स्थानीय मान निकालना है, तो दहाई का अंक और गुणा करेंगे, दहाई मतलब 10, 2 अंकों वाली संख्या, तो 1 लिखेंगे और जितनी उसके बाद में संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। सैकड़े का स्थान मतलब सैकड़े के स्थान पर जो अंक दिया है वो लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। हजार का स्थानीय मान, हजार का अंक गुणा करेंगे 1000 से, इत्यादि ऐसे ही करते चलेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, इसका एक उदाहरण हम करके देखते हैं। तो संख्या दी गई है, उदाहरण नंबर ये 1 है। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लेंगे, उतार लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नोट कर लीजिए उस सवाल को। हिंद देश का प्यारा झंडा, हम भारत के वीर सिपाही। तो गाइस आपने नोट कर लिया होगा। सवाल लिखिए, संख्या 875046 यानी कि 8,75,046 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक अंक यानी कि इस संख्या में कितने अंक हैं? इसमें 6 अंक हैं और 6 ही अंकों का क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले प्रारंभ के अंक का स्थानीय मान निकालना शुरू करेंगे। तो 8 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 8 लिखेंगे, गुना करेंगे। कितने अंकों किसकी गुना करेंगे? इसके लिए क्या करना है? आपको संख्या में से 8 निकाल के यहाँ रख देना है, यहाँ से निकालना है और यहाँ रख देना है। कहाँ से निकालना है? यहाँ से 8 निकालना है और नीचे रख देना है, और फिर गुना करनी है। गुना करने के लिए 1 लिखिए और 8 के बाद जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। सबसे आसान तरीका आपके लिए यही है। तो देखिए 8 के बाद कितने अंक हैं? 7 5 0 4 6, कितने अंक है? 5। तो 1 लिखा और 5 0 लगा दिए और गुना कर दिया, 8 के बाद 5 0 आ गया, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 10 की घात 5 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ है। अब फिर निकालेंगे 7 का स्थानीय मान। तो 7 लिखेंगे, 7 का स्थानीय मान निकालने के लिए 7 लिखेंगे और फिर गुणा कर देंगे किसका? 1 लिखकर उतने ही 0 लगा देंगे 7 के बाद जितने अंक है। तो 7 के बाद कितने अंक है? 4 अंक है, 5 0 और 4 6, यहाँ पर देख लीजिए 4 अंक है। तो 7 के बाद 1 लिखेंगे और उतने का ही क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो कितना आएगा? 70,000, या 7 गुना 10 की घात 4 भी हम इसको लिख सकते हैं। 10 की घात 4 क्यों लिखा गया है? तो 10 की जब 4 बार गुना करेंगे तो कितना आता है? 10,000। तो 10 की पावर 4। 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर 5 और गुना करेंगे, गुना 1 और उसके बाद जितने अंक हैं 5 के बाद उतने ही क्या लगाएंगे? 0 लगा देंगे। तो 5 गुना, क्योंकि 5 कहाँ किस स्थान पर है? आप स्थान गिने तो अगर 6 की तरफ से गिने, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो 5 किसके स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। तो 5 में 1000 का गुना। 7 के स्थान किस स्थान पर था? 10,000 के स्थान पर। तो 7 में 10,000 का गुना। 8 किस स्थान पर है? 8 लाख के स्थान पर है। तो 8 में 1 लाख का गुना। इसलिए आपको छात्रों समझ में ही आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही स्लो तरीके से पढ़ा रहा हूँ। सभी स्टूडेंट्स नोट करते हुए चलेंगे, चाहे वो कक्षा 6 के हैं, चाहे कक्षा 7 के हैं, चाहे कक्षा 8 के हैं,
चाहे वो सी टेट से रिलेटेड है और चाहे वो सुपर टेट से रिलेटेड है। किसी भी टेट, सभी टेट में, जिन टेट में पेडागोजी मैथ की आती है और मैथ का बेसिक कैलकुलेशन भी आता है, उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके जिस छात्र को कोई भी समस्या आ रही है वो कमेंट करके हमें बता सकता है, उसको अलग से हम सोल्व करके अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकता है, हम उसको व्हाट्सएप पर सोल्व कर देंगे। तो 5 का स्थानीय मान भी निकाल लिया। 0 का स्थानीय मान निकालने के लिए 0 लिखेंगे। 0 किस स्थान पर है? 0 सैकड़े के स्थान पर है। तो सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। मैंने आपको पहले बताया, सैकड़ा मतलब 100, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। तो 0 किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर। तो गुणा किसका करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। और 0 में जब किसी का गुणा किया जाता है तो उसका सारा मान क्या हो जाता है? 0। अगर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए 4 लिखेंगे। और 4 किस स्थान पर है? यहाँ पर देखिए ऊपर संख्या में, प्रश्न में, इकाई दहाई, 4 दहाई के स्थान पर है। और जब 4 दहाई के स्थान पर है तो 4 में किसका गुणा करेंगे? दहाई का। दहाई का मतलब क्या होता है? 10। तो 4 में 10 का गुणा करेंगे। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 लिखेंगे और 4 के बाद 1 गुणा करेंगे 1 का, और 1 के आगे कितने जीरो लगाएंगे? जितने 4 के बाद अंक है। तो 4 के बाद कितने अंक है? 1 अंक है। कौन सा अंक है? 6। तो उतने ही जीरो लगा देंगे, 1 जीरो। तो 4 के बाद एक जीरो वाली संख्या का यानी कि 10 का गुणा करेंगे और कितना जाएगा? 40। 40 को लिख सकते हैं 4 गुना 10 की घात 1। 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 का गुणा करेंगे। 6 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो इकाई का ही गुणा करेंगे, और इकाई का मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो 6 गुना एकम 6 एकम 6 बराबर 6, और गुणा 10 की घात 0। तो गाइस सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट इस सवाल को पढ़िए। सॉरी गाइस, शुरू करते हैं दोबारा से। हाँ, तो संख्याओं का विस्तारित अंकन या संख्याओं का विस्तारित रूप ही इसे कहते हैं। तो स्थान मूल्य मतलब स्थानीय मान, तथा अंकित मूल्य मतलब जो हमने उसका पढ़ा था जातीय मान, की सहायता से किसी संख्या को विस्तारित रूप में लिखा जा सकता है। इस अंक पद्धति में किसी संख्या में अंकों के अंकित मूल्य को बाएं से दाहिनी ओर लिखा जाता है तथा उनके बीच प्लस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। यहाँ पर 2, 3, 5, 6 को विस्तारित रूप में लिखना है। तो गाइज इसमें स्थानीय मान और जातीय मान दोनों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले 2 लिखेंगे। 2 के बाद 2 किस स्थान पर है? 1000 के स्थान पर है। तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जोड़ का निशान लगाएंगे। फिर 3 लिखेंगे। 3 किस स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। तो 3 में 100 का गुणा करेंगे। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो 100 का गुणा करेंगे और इसको भी एक दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे? बंद कर देंगे। इसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे और प्लस के बाद फिर लिखेंगे 5, क्योंकि 2, 3, 5 और 6 है। तो 5 किस स्थान पर है? दाहिनी के स्थान पर है, और दाहिनी का मतलब 10। तो 5 गुना 10, इसको भी क्या करेंगे? दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद क्या आ जाता है? 6, और 6 किस स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। तो 6 में किसका गुणा करेंगे? 1 का। तो 2 गुना 1000 कितना हो जाता है? 2000। 3 गुना 100 300। 5 गुना 10 50, और 6 गुना 1 6। तो इसका ये क्या हो गया? ये इसको अब होगा विस्तारित रूप। आप इसको सभी को ये अभी यदि आप इन सारी संख्याओं को जोड़कर देखें तो कितना आएगा? 2, 3, 5, 6, यानी कि 2356। ऐसे ही एक इसमें दूसरी संख्या है 3, 9, 8, 4, 7। इसका भी हम क्या करेंगे? विस्तारित रूप लिखेंगे। पहले हम इसे स्थानीय मान के रूप में लिखेंगे। 3 गुना 10,000, क्योंकि 3 किस स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है। 10,000 का गुणा करेंगे, फिर जोड़ का निशान लगाएंगे। 9 गुना 1000 प्लस 8 गुना 100
प्लस 4 गुना 10 प्लस 7 गुना 1। तो जो जिस स्थान पर है उसमें उसी का गुना करते हुए चलेंगे। यदि कोई इकाई के स्थान पर है तो उसमें इकाई अंक का गुना, अगर कोई दहाई के स्थान पर है तो दहाई का गुना, कोई सैकड़े के स्थान पर है तो सैकड़े का गुना, कोई हजार के स्थान पर है तो हजार का गुना, और कोई 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 का हम उसमें गुना करते करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर 30,000, 9,000, 840 और 7, तो 39,847 जोड़कर आपको यही प्राप्त होगा। तो इसके बाद आ जाती हैं, ये हमने सभी छात्र ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो अब तक हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। अगर प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई भी छात्र कुछ भी पूछना चाहता है तो अपने कक्षा अध्यापक के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकता है, या वीडियो में कमेंट बॉक्स आपको नीचे मिल जाएगा, आप कमेंट करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब देखिए, अगर किसी चीज का कोई हिस्सा काट दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, अपूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर किसी अधूरी चीज है उसका बाकी का हिस्सा मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो मिला दें, प्राकृतिक संख्याओं में क्या मिला दें, हम जीरो मिला दें, तो वो क्या हो जाएंगी, वो कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आगे की सभी डॉट 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 अनंत तक की चलती जा रही हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी प्राकृतिक संख्या है। और अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया है, हमने इसमें जीरो को और ले लिया है। तो अब ये क्या हो गई है, ये पूर्ण हो गई है, क्योंकि जीरो के बिना क्या है, जीरो के बिना सब कुछ अधूरा है। तो अब कुछ छात्र सोच रहे होंगे कि हमें शून्य की आवश्यकता क्यों पड़ी, जीरो की आवश्यकता क्यों, जीरो शून्य यानी कि जीरो की आवश्यकता या शून्य की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो अब आप एक बात सोचिए, यदि आपके पास एक टॉफी से भरा हुआ डिब्बा है या आपके पास एक कैंडी से भरा हुआ डिब्बा है और आपको बोला जाए कि 10 छात्रों में ये टॉफी या कैंडी जो भी है सभी को बांट दीजिए, सारी कैंडी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो सारी कैंडी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उस डब्बे में क्या बचेगा, आपने सारी कैंडी अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को सारी कैंडी और सारी टॉफी जो भी आपके पास थी आपने वो सब छात्रों में बांट दी। तो उसके बाद आपके उस डिब्बे में क्या बचा, बताइए बताइए, सोचिए सोचिए। तो अब डिब्बे में क्या बचा, आप बोलेंगे कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि ये बताने के लिए कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं को बताने के लिए जीरो का यूज करते हैं, जीरो का प्रयोग करते हैं। जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर क्या होता है, वहां पर जीरो होता है। अगर आपसे बोला जाए कि इस कक्षा में कितने छात्र हैं और वहां पर कोई छात्र नहीं है, वहां पर मतलब कुछ भी नहीं है, एक भी छात्र नहीं है आपके अलावा, तो आप क्या करेंगे, इसमें जीरो छात्र हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की क्रमानुयायी हमने संख्याएं पढ़ी थी, क्रमानुयायी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं की क्रमानुयायी संख्याएं कौन सी होती हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे एक में एक जोड़ देंगे तो दो मिल जाएगा, दो में एक जोड़ देंगे तो तीन मिल जाएगा, तीन में भी एक जोड़ देंगे तो चार मिल जाएगा। ऐसे ये सब क्या होंगी, ये क्रमानुयायी संख्या कहलाएंगी। लेकिन पूर्ण संख्याओं में क्रमानुयायी के स्थान पर क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती और अग्रवर्ती या परवर्ती। तो पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्व मतलब पहले, तो पूर्व से मतलब होता है पहले। तो पूर्ण संख्याओं के जो पहली संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, जोर से बोलिए, वो कहलाएगी पूर्ववर्ती। तो कोई भी सीटेट से जुड़ा हुआ अभ्यर्थी ये ना बोले कि मैं थोड़ा धीमा पढ़ा रहा हूँ या आराम से पढ़ा रहा हूँ। तो आपके साथ साथ छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना है। तो ये काफी सारे छोटे बच्चे हैं जो कब लगभग 10 से 12 स्कूलों से हमसे जुड़े हुए हैं। तो सभी की कक्षा 6 एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स जहाँ पर चल रही हैं उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ साथ सभी राज्यों में, तो उन सभी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का ये पहला चैप्टर है। तो सभी को ध्यान में रखते हुए चलना है, समावेशी कक्षा है, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, ध्यान से पढ़ते रहें। तो पूर्ववर्ती संख्याएं मतलब पहले की संख्याएं। तो यदि हम किसी पूर्ण संख्या, शून्य के अतिरिक्त, पूर्ण संख्या तो शून्य भी है ना, मैंने आप सभी को बताया कि पूर्ण संख्या क्या है, जीरो से शुरू करके कहीं तक भी हम आगे तक चले जाएं वो सब क्या है, जीरो से शुरू करेंगे, शून्य से प्रारंभ करेंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, आगे की संख्याएं पूर्ण संख्याएं। सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, जीरो के साथ पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी।
तो पूर्ण संख्याओं में किसी पूर्ण संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको एक किसमें से घटाना है, शून्य को छोड़कर। तो क्या याद रखना है कि किसी भी शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या में से एक घटाते हैं तो हमें उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो जैसे हम देखें कि हमारे पास संख्या है 55 और हम इसमें से एक घटा दें तो क्या बचेगा 54। 9 में से एक घटा दें तो क्या बचेगा 8। अगर हम 9 में से एक माइनस करते हैं तो क्या बचता है 8। तो इस प्रकार हम क्या निकाल पाते हैं, पूर्ववर्ती। 54 किसकी पूर्ववर्ती है, 55 की। 8 किसकी पूर्ववर्ती है 9 की। तो 55 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 54 और 9 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 8। तो आपको होमवर्क में भी ऐसे ही क्वेश्चन करने के लिए दिए जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ते चलें और साथ के साथ नोट भी करते चलें। परवर्ती संख्या, किसी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। और परवर्ती को ही क्या बोलते हैं, अग्रवर्ती। अग्रवर्ती मतलब आगे वाली। अग्र से सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, अग्र मतलब आगे वाली, और पर मतलब अगर आपको पर समझ में नहीं आया तो परवर्ती का भी मतलब है, आप इसे ऊपरवर्ती समझ लीजिए। ऊपरवर्ती संख्या, ऊपरवर्ती मतलब जो ऊपर वाली संख्या है या आगे वाली संख्या है या उससे अगली जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, परवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या होगी। तो किसी भी पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर क्या होती है, उसकी अग्रवर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 5 में अगर हम एक जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। 6 में भी एक जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा 7 प्राप्त होगा। तो 5 की अग्रवर्ती या परवर्ती संख्या क्या है 6 और 6 की अग्रवर्ती क्या है 7। तो परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या आप समझ गए होंगे। दोबारा से बता देते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। तो जैसे 10 के पहले क्या आता है 9, 100 के पहले 99, 95 के 95 के पहले 94 या 94। तो ऐसे ही एक अगर पूर्ण संख्या में से एक घटाएंगे तो क्या मिलेगी पूर्ववर्ती संख्या, और जब पूर्ण संख्या में एक जोड़ देंगे तो क्या मिलेगी उसकी परवर्ती संख्या या अग्रवर्ती संख्या। तो अब हम कुछ प्रश्न करके देखेंगे। आज के लिए हम थ्योरी में इतना ही, और पहले हम कुछ प्रश्न करेंगे उसके बाद आपको होमवर्क देंगे। तो 10,999 के बाद, यहाँ पर बात कर लीजिएगा, बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अगली 3 प्राकृतिक संख्या मतलब 3 क्रमानुयायी संख्याओं की यहाँ पर ये पूछ रहे हैं। तो क्रमानुयायी या अगली या बाद की 3 संख्या याद करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक जोड़ेंगे 10,000। यहाँ पर देखिए जब 10,999 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,000। फिर 11,000 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11,001, और फिर 11,001 में भी एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11,002। तो अगली 3 यानी कि कोई एक संख्या, जैसे 5 की अगली संख्या ज्ञात क्या करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 में एक जोड़ेंगे तो 5 के बाद वाली संख्या आ जाएगी क्या होगी 6। तो वैसे ही 10,999 के बाद की 3 संख्या निकलवा रहे हैं तो एक एक जोड़ते जाएंगे, वो संख्या निकालते जाएंगे। पहले एक जोड़ेंगे संख्या आ जाएगी 11,000, उसके बाद 11,000 में एक जोड़ेंगे तो 11,001, 11,001 में फिर एक जोड़ेंगे तो 11,002। तो ये तीनों हमारी क्या निकल कर आ गई, ये हमारी 10,999 के बाद की 3 संख्याएं निकल कर आ गई जो ये यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। तो 10,001 से ठीक पहले आने वाली, जो इस 10,001 से बिल्कुल ठीक पहले आती हैं वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। तो ठीक पहले आने वाली संख्याएं मतलब जो मैंने आपको बताया पूर्ववर्ती संख्याएं। पहले कौन आता है, जो हमसे पूर्व होता है। तो पूर्ववर्ती संख्या या पहले आने वाली संख्या है, उसके लिए आप क्या करते हैं पूर्ण संख्याओं में से एक घटा देते हैं। तो 10,001 में से जब एक घटाएंगे तो क्या बचेगा 10,000। 10,000 में से एक घटाएंगे 9,999, और 9,999 में से एक घटाएंगे तो 9,998। तो गाइस सभी छात्र, मुझे जहां तक लगता है सभी को जोड़ और घटाव के सवाल आते होंगे, क्योंकि ये साधारण जोड़ हैं और साधारण घटाव हैं। तो अगर आपको किसी को जोड़ने या घटाने में भी समस्या हो रही है तो आप अपने क्लास टीचर से बोल दीजिएगा, वो हमसे संपर्क करें, हम उनको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आपको जोड़ और घटाव के सवाल भी आपको सिखाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो सभी छात्र बताएंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, जल्दी बताइए, बिना देखे, कोई नहीं देखेगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। क्या है
जीरो। यहाँ पर देखिए शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। प्रश्न नंबर 4, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो आप गिनकर देखिए, 32 को छोड़ देंगे क्योंकि ये सिर्फ बीच की संख्याएं पूछ रहे हैं कि बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो 32 को छोड़ेंगे, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ऐसे करके आप गिनते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आप सीधा सीधा लिखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक मिनट, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा 53 में से 32 को घटा देना है और फिर एक घटा देना है। अगर आप 53 में से 32 घटा दें और फिर एक घटा दें तो आपको कितनी बीच की सारी संख्याएं आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपको 5 से 10 के बीच की संख्याएं निकालनी है तो क्या क्या होगा, 6, 7, 8 और 9। तो आप देखिए यहाँ पर चार संख्याएं आती हैं। अगर हम 10 में से 5 को घटा दें तो कितना बचेगा, 5, और हम उसमें से भी फिर एक घटा दें तो कितना बचेगा, 4। तो चार संख्या, और हमारी संख्या यहाँ पर कितनी है, 4। तो ऐसे ही 53 में से 32 घटाएंगे और फिर एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से बता देते हैं कि आपको अगर आप निकालना चाहते हैं 53 में से 32 घटाएंगे और फिर एक घटा देंगे तो क्या संख्या, संख्या बीच वाली संख्याओं की संख्या निकल कर आ जाएगी। और आप अगर ज्यादा संख्याएं हैं तब आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर कम संख्या है तो आप सीधा सीधा गिनकर भी निकाल सकते हैं। 53 को छोड़ दीजिए और 32 को छोड़ दीजिए और 53 को छोड़ दीजिए और इनके बीच में संख्याएं गिनकर लिख लीजिए और आप सीधा सीधा भी गिन कर लिख सकते हैं। तो 53 में से 32 घटाएंगे और फिर एक घटा देंगे तो 20 संख्याएं आपके बीच में निकल कर आ जाएंगी और लिख देंगे कि 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं हैं। निम्न के परवर्ती लिखिए। तो यहाँ पर चार संख्याएं दी गई हैं और इनके परवर्ती संख्या हमसे लिखाने के लिए कहा गया है। तो सभी छात्र ध्यान से देखेंगे, परवर्ती का मतलब आगे आने वाली, परवर्ती मतलब ऊपरवर्ती, ऊपरवर्ती मतलब जो ऊपर है या बड़ी है या आगे की संख्या है। तो यहाँ पर संख्या देखिए 24,40,701 और इसकी पूछी गई है परवर्ती। तो 24,40,701 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 24,40,702। दूसरी संख्या है 1,01,199। तो 1,01,199 में जब एक जोड़ेंगे तो 1,02,000 यहाँ पर हो जाएगा। और अगली संख्या है 10,99,999। तो 10,99,999 में जब एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11,00,000। चौथी संख्या है 23,45,670। जब 23,45,670 में एक जोड़ेंगे तो 23,45,671 यहाँ पर हो जाएगा। निम्न संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती संख्या है मतलब पहले की संख्या है। तो पहले की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। तो 94 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 94 में से एक घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 93। 94 में से एक गया 93। 10,000 का पूर्ववर्ती निकालने के लिए 10,000 में से एक घटाएंगे तो 9,999। तो और ऐसे ही आप इन दोनों क्वेश्चंस को आपको हमें कर कर कमेंट में आंसर बताना है। तो निम्न ये आपका होमवर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको होमवर्क करके हमको बताना है और सभी आपको सारे आंसर लिखकर अपने क्लास टीचर से चेक कराने हैं। पहले आपको ये सारे क्वेश्चन लिखने हैं, यहाँ से जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं 13 क्वेश्चन ये दिए गए हैं, आपको ये लिखने हैं और इनके आगे सत्य या असत्य या आप ट्रू और फॉल्स भी लिख सकते हैं, आप सही और गलत का निशान भी लगा सकते हैं। तो आज का आपका होमवर्क एक्सरसाइज 1 का आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बताते हुए चलता हूँ, वीडियो नोट कर लीजिए और रोक लीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 55 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, आपके 55 की पूर्ववर्ती क्या होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। 100 की पूर्ववर्ती संख्या यहाँ पर लिखनी है। 305 की पूर्ववर्ती आपको यहाँ पर लिखनी है और परवर्ती यहाँ पर लिखनी है। प्राकृतिक संख्याओं में को शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बनती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में किसे शामिल करने से पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ये मैंने आपको बताया था। और एक की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी वो भी आपको यहाँ पर निकालना है। तो गाइज सभी छात्र ध्यान देंगे कि आपको क्या करना है। आपको
इसे नोट करते हुए चलना है। सारे यहाँ से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो वीडियो को रोककर यहाँ से सारे प्रश्न उतार लीजिए और फिर सही आंसर आपको भर के अपने क्लास टीचर से चेक कराना है। ऐसे ही निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्याएं लिखिए। 1203, 2406, 3555 और 4444। इनकी पूर्ववर्ती संख्याएं आपको लिखकर अपने अध्यापक से चेक कराना है। रोककर वीडियो लिख लीजिए सवाल। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं की उत्तरवर्ती संख्याएं लिखिए। तो सभी छात्र वीडियो को रोककर यहाँ से प्रश्न उतार लेंगे और फिर इनके सही आंसर क्या लिखकर अपने कक्षा अध्यापक से चेक कराएंगे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं की पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती दोनों संख्याएं लिखिए। तो आपको क्या करना है, बीच में लिख लेना है 189 और इधर पूर्ववर्ती संख्या, उधर परवर्ती संख्या आपको लिखकर अपने अध्यापक को व्हाट्सएप करके दिखाना है। 189, 199, 209 और 300 सभी को आपको करके अपने अध्यापक को चेक कराना है। आज का होमवर्क आज ही कराना है, कल सुबह तक आप होमवर्क अपना चेक करा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो मैंने आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी पहले बताई, आपको अगर याद नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा से शुरू से देखिए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर आपको व्हाट्सएप पर अलग से आपके टीचर्स के द्वारा सही और अच्छे ढंग से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न कथनों के आगे सत्य एवं असत्य के आगे, सत्य कथन के आगे राइट का निशान लगाना है। ठीक है, अगर कोई सत्य कथन है तो सही का निशान, एवं असत्य के आगे रॉन्ग का निशान, गलत का निशान लगाइए। तो समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सही है या गलत है ये आपको बताना है। ये यहाँ से आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक में, मैथ की नोटबुक में आपको ये उतारना है। सभी छात्रों को कक्षा 6 का ये होमवर्क है, एक्सरसाइज 1 लिखकर सभी प्रश्न आपको यहाँ से उतारते हुए चलना है। तो सभी छात्र यहाँ से उतारते हुए चलेंगे। संख्या 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ से उतारते हुए चलेंगे। 2 पूर्ण वर्ग, यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये कुल कितने क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। ये आपको सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो यहाँ से उतारते हुए देख लीजिए, समस्त प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, संख्या 1। वीडियो को रोककर यहीं पर और आप सारे प्रश्न उतार लीजिए। तो सभी छात्र अपना होमवर्क अपने अध्यापक को व्हाट्सएप करेंगे और कल की कक्षा से पहले सभी छात्र रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपसे वीडियो में कल भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी का शुभचिंतक, आपका मार्गदर्शक मैं शिव खत्री, सभी को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। तो सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन घंटी वाला जो यहाँ पर निशान सब्सक्राइब के आगे बना हुआ है उसको दबा देंगे, ताकि आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिल सकें और आपका होमवर्क आपको डेली के डेली करके अपने कक्षा अध्यापक को चेक कराना है। तो थैंक यू दोस्तों, सभी छात्रों को मेरा नमस्कार।